चलो बेटा, लास्ट क्लास में हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात कर रहे थे। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर हमने देखा था, और क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर में हमने बताया था लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन से एसोसिएटेड रहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, है ना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बेटा, आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलो। यहाँ पर देखो, ये कितने सारे पार्ट में है चैप्टर, तो सीक्वेंस वहां पे लास्ट में क्लियर नहीं होती। आप साथ में लेते जाओ स्क्रीनशॉट। आवाज आ रही है बेटा सबको? हम्म। ठीक है, आई विल ट्राई, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अगर हम देखें, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की तीन कैटेगरी थी: क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स जो होते हैं, इसमें आते हैं फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन, जो कि रेड अलगी या साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं। हायर प्लांट में आपको क्लोरोफिल मिलेगा। कौन सा? क्लोरोफिल ए और बी। और कैरोटिनॉइड मिलेगा, कैरोटिनॉइड में बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल मिलेगा। इसमें आप देखोगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्लोरोफिल ए प्रिंसिपल पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी जेंथोफिल और बीटा कैरोटीन ये क्या है? ये एसेसरी पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए को हमने प्रिंसिपल पिगमेंट इसलिए कहा क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो मेनली रेगुलेट होता है वो क्लोरोफिल ए के कारण होता है। और क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीन ये एसेसरी पिगमेंट हैं, ये दो काम करते हैं। हाईलाइट इंटेंसिटी में क्लोरोफिल ए को बचाने का काम करते हैं, और इसके अलावा आ, वो लाइट एनर्जी जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, उन लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए तक पहुंचाते हैं। तो ये बात समझ में आई। इसमें स्पेशली जो कैरोटिनॉइड्स हैं, वो कैरोटिनॉइड्स ऑक्सीडेशन साइकिल, कुछ ऑक्सीजन रेडिकल्स को ट्रैप करके क्लोरोफिल ए के फोटो ऑक्सीडेशन को बचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम ये बात भी समझ गए कि क्लोरोफिल ए को प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्यों कहा गया और बाकियों को एसेसरी पिगमेंट क्यों कहा गया। क्लियर है ये बात? यस और नो? अब यहां पर देखो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर वाटर इनसॉल्युबल एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन, अल्कोहल और ईथर। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वाटर इनसॉल्युबल है, तो अगर इनको हमको सेपरेट करना है तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की हेल्प से करेंगे। देन photosynthetic pigments can be extracted and identified with the help of technique called chromatography. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम एक्सट्रैक्ट और आइडेंटिफाई करते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की हेल्प से। अब क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक क्या है उसको देखते हैं। तो इसमें बेसिकली हम पेपर क्रोमेटोग्राफी देख रहे हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, एक पेपर स्ट्रिप को काटते हैं इस शेप में, यहां दिख रही है आपको। इसमें यहां पर एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, लोडिंग पॉइंट। इस लोडिंग पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमने निकाले किसी टिश्यू से, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इस पे डाल देते हैं। तो इसको बोलते हैं लोडिंग।
तो ये क्या हो गया, लोडिंग पॉइंट, और फिर इसको सुखा लेते हैं। तो लोडिंग पॉइंट पे क्या आ गए, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आ गए। अब हम ये स्ट्रिप लेते हैं और इस स्ट्रिप का एक कोना, ये जैसे आपको दिख रहा है, सॉल्वेंट में डिप करते हैं। तो वो सॉल्वेंट होता है पेट्रोलियम ईथर और एसीटोन। अब ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। जैसे ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा तो इस सॉल्वेंट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिसॉल्व हो जाएंगे, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिसॉल्व होकर के ये भी ऊपर चढ़ने लगेंगे। जब ये ऊपर चढ़ने लगेंगे तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं अपने अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के कारण अलग अलग स्पीड से ऊपर चढ़ेंगे, और अलग अलग स्पीड से ऊपर चढ़ेंगे तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल, कैरोटीन, ये सब क्या है, सेपरेट हो गए हैं, और इनके कलर के बेसिस पर और इनकी आरएफ वैल्यू के आधार पर हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो पेपर स्ट्रिप मिली, क्योंकि इस पे कलर बैंड दिख रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोग्राम कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब यहां पर समझना कि हमें हमें तो पेपर स्ट्रिप पे सिर्फ ये कलर बैंड मिला, हमने पहचाना कैसे ये कलर क्लोरोफिल ए का है या ये क्लोरोफिल बी का है इस तरीके से? तो यहां हम देखेंगे कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड चार्ट होता है। स्टैंडर्ड चार्ट में किसी भी पिगमेंट का कलर और उसकी आरएफ वैल्यू दी होती है। अगर ये दोनों मैच कर जाती है तो हम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पिगमेंट है। तो यहां पर हम देखते हैं क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर का होता है, जेंथोफिल येलो कलर का होता है, और कैरोटीन येलो ऑरेंज कलर का होता है। अब ये तो कलर हो गया इनका, इनकी आरएफ वैल्यू कैसे आएगी? तो आरएफ वैल्यू के लिए हमने यहां पर फॉर्मूला लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी पिगमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। तो यहां पर देखो, ये लोडिंग पॉइंट से सॉल्वेंट तो यहां तक चढ़ा, क्लोरोफिल ए लोडिंग पॉइंट से यहां तक चढ़ा, क्लोरोफिल या कैरोटीन यहां तक चढ़ा। तो ऐसे में सभी पिगमेंट्स की डिस्टेंस लोडिंग पॉइंट से अलग अलग है। इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, सॉल्वेंट जितनी ऊपर तक गया उससे। तो ऐसे में हम क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं, और इस आरएफ वैल्यू की हेल्प से हम उस पिगमेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? So that is how chromatography is done. That is how chromatogram is obtained, and that is how different pigments have been identified. है ना? अब इसके बाद हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, C55H72O5N4Mg, है ना? अब इसमें क्या होता है, 4 पायरोल रिंग होती है। ये ऐसी एक पायरोल रिंग बनाई है मैंने, ऐसी 4 रिंग होती है। अब आप क्लोरोफिल में देख सकते हो 1 2 3 4 जो नंबर लिखे हुए हैं वो पायरोल रिंग की पोजीशन है। तो 4 पायरोल रिंग वो भी आपस में रिंग बना लेती है, और इसको टेट्रापायरोल या पोरफायरिन रिंग कहा जाता है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन की एक चेन यहां पर जुड़ी रहती है जिसको फाइटॉल टेल कहा जाता है। ये जो 4 पायरोल रिंग है, ये रिंग आपस में मैग्नीशियम से, आप देखो इनके सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो जाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, और मैग्नीशियम की प्रेजेंस ही इसको टिपिकल ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है बेटा? ठीक।
तो ये टेट्रापायरॉल या पोरफायरिन रिंग हो गई। अब यहां पर ये तो मैंने एक आरएफ जो अपन ने लिखा कैलकुलेट किया था ना, तो आरएफ रिजोल्यूशन फ्रंट या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब हम यहां बात करते हैं क्लोरोफिल बी इज एल्डेहाइडिक फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए। मान लो ये क्लोरोफिल ए था, तो इस क्लोरोफिल ए की सेकंड रिंग पे जुड़ा होता है मिथाइल ग्रुप। क्या जुड़ा होता है? मिथाइल ग्रुप। और इस मिथाइल ग्रुप की जगह अगर एल्डेहाइडिक ग्रुप आ जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए का मिथाइल ग्रुप हटकर रिंग नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप हटकर उसकी जगह एल्डेहाइडिक ग्रुप आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्लोरोफिल बी कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का क्या रिलेशन है ये समझ में आ गया। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हमको समझ में आ गया। अब एक टर्म होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है क्या, इसको समझना। एक डिवाइस होता है जिसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक तरफ होता है लाइट सोर्स, दूसरी तरफ होता है फोटो सेंसिटिव सेंसर। तो एक तरफ क्या हो गया? लाइट सोर्स हो गया, दूसरी तरफ क्या हो गया? फोटो सेंसिटिव सेंसर हो गया, और इसके बीच में हम रख देते हैं सैंपल। तो मान लो मैंने क्लोरोफिल सॉल्यूशन निकाला, तो सैंपल चेंबर में उसको रख दिया। अब यहां से क्या होगा? जब लाइट पास होगी और इस क्लोरोफिल सॉल्यूशन को क्रॉस करती हुई जाएगी, तो ये फोटो सेंसिटिव सेंसर पे टकराएगी। तो उसमें लाइट किससे पास होकर आ रही है? क्लोरोफिल सॉल्यूशन से पास होकर के आ रही है। तो वो फोटो सेंसिटिव सेंसर इस बात को चेक कर लेगा कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हुई और कौन सी एब्जॉर्ब नहीं हुई, और इसको ग्राफ के रूप में बता देगा। इसी को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आप देखो यहाँ एक्स एक्सिस में मैंने वेवलेंथ लिखी हुई है। कौन सी वेवलेंथ है? PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और y पे क्या लिखा हुआ है? एब्जॉर्बेंस लिखा हुआ है। बेटा RF मैंने बता दिया है, रेजोल्यूशन फ्रंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पढ़ा चुका हूं, है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। y एक्सिस पे क्या है? एब्जॉर्बेंस है। अब यहां अलग अलग ग्राफ हैं। क्लोरोफिल ए का ग्राफ देख रहे हो आप, है ना, क्लोरोफिल बी का ग्राफ देख रहे हो, कैरोटिनॉइड का ग्राफ देख रहे हो। तो तीनों पिगमेंट में आप देखो, क्लोरोफिल ए और बी दोनों ही ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए की तुलना में क्लोरोफिल बी ब्लू लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही क्लोरोफिल ए की तुलना में क्लोरोफिल बी रेड लाइट कम एब्जॉर्ब करता हुआ दिख रहा है। कैरोटिनॉइड उन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर रहे थे। तो इस तरीके से डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, और डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करते हैं? पर्टिकुलरली डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के बाद वो फोटोसिंथेसिस में उनकी एनर्जी को यूज करते हैं। तो डिफरेंट पिगमेंट्स की ये प्रॉपर्टी कि वो कौन सी वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कौन सी वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या ये बात समझ में आई? राइट। अब इसके बाद आप देखो एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एज द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। आपको इस ग्राफ में सफेद कलर की एक लाइन दिख रही है। ये सफेद कलर की लाइन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बता रही है। तो यहां पर अब इस बात को समझना कि डिफरेंट वेवलेंथ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अलग अलग आता है।
सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड लाइट में आता है। तो किसी रिएक्शन को या किसी रिएक्शन के रेट को वेवलेंथ के हिसाब से रिप्रेजेंट करना ग्राफ में, कि कौन सी वेवलेंथ पे रेट ज्यादा रहा, कौन सी वेवलेंथ पे रेट कम रहा, तो रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेवलेंथ के साथ में, तो ये कहलाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। अब आप याद करो थॉमस डब्ल्यू एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट, आपको एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट समझाया था कि नहीं? मैंने समझाया था ना? हाँ यार, नो कैसे बोल दे रहे हो? अभी इस क्लास में समझाया था कि नहीं, ये बताओ। अच्छा ठीक है। ये देखो, तो Thomas W. Engelmann, he has given the first action spectra of photosynthesis and he used cladophora algae. The rate of photosynthesis more in blue and red light. तो आप देखो कि बिना किसी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस के एंगलमैन ने सबसे पहले ये बात बता दी थी कि कौन सी वेवलेंथ में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए इनका एक्सपेरिमेंट बड़ा क्लासिकल एक्सपेरिमेंट कहलाता है। यहां पर अब आप देख सकते हो, ये जो येलो कलर का फिलामेंट है ये एल्गी है, और इसके ऊपर जो डॉट आपको दिख रहे हैं ये बैक्टीरिया है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में क्या करा, एल्गी के एल्गी को एक कल्चर मीडियम में लिया, उसके साथ कुछ एरोबिक बैक्टीरिया लिए और पूरी एल्गी को लाइट से इल्यूमिनेट कर दिया। तो पूरी एल्गी में फोटोसिंथेसिस एक समान होने लगा। पूरी एल्गी की लेंथ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक जैसा था, तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन एक जैसा था। तो पूरी एल्गी की लेंथ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ एक समान हुई। लेकिन फिर उन्होंने क्या करा कि ये जो लाइट दे रहे थे ना, इस लाइट को प्रिज्म से पास करते हुए दिया। अब ये बात तो हमको पता है कि प्रिज्म क्या करेगा, लाइट को डिफरेंट स्पेक्ट्रम पार्ट में तोड़ देगा। तो उसने विजिबल लाइट को 7 पार्ट में तोड़ दिया विबग्योर में। अब उन्होंने देखा कि एल्गी में जहां ब्लू लाइट आ रही थी उसके पास बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हुई, और एल्गी में जहां रेड लाइट आ रही थी फिलामेंट पे उसके पास क्या हुई, बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हुई। बैक्टीरिया कैसे थे, एरोबिक थे, तो इसका मतलब है ब्लू और रेड लाइट में ऑक्सीजन इवोल्यूशन ज्यादा हुआ। ऑक्सीजन इवोल्यूशन ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर रेड और ब्लू लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा था। तो इस तरीके से एंगलमैन ने सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बताया था। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट एक क्लासिकल माइलस्टोन कहलाता है। राइट? तो ये क्लियर हुआ सबको? अरे हाँ ना, जवाब ही नहीं देते हो यार तुम लोग तो। हाँ, ऐसे जरा सब लोग हाँ बोलते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ना यार, कि हाँ जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्शन स्पेक्ट्रा ग्राफ के रूप में, कि ब्लू लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, रेड लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। तो क्या ये बात क्लियर हुई? ये 11th वाले बच्चों की स्लाइड है नहीं भैया,
ये ड्रॉपर वाले बच्चों की स्लाइड है ना। अब यहां पर समझो कि जब आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो वहां लाइन से 3 ग्राफ दिए। पहला ग्राफ दिया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दूसरा ग्राफ दिया है एक्शन स्पेक्ट्रा, और तीसरा ग्राफ ऐसा दिया है कि उसमें एक्शन स्पेक्ट्रा दिया है फोटोसिंथेसिस का, और क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिया है। ठीक है, तो यहां पर क्लोरोफिल ए जिस वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था, एग्जैक्टली उसी वेवलेंथ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा आ रहा है। तो ये ग्राफ इस बात को बता रहा है कि क्लोरोफिल ए ही प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल ए जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा था, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज्यादा वहीं पर हो रहा था। ये बात समझ में आई? साइज को माइनस कर दें, लो जी, साइज को और माइनस करें क्या? ओके, लेकिन यहां पर एनसीईआरटी एक क्वेश्चन उठाती है कि फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रा और इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ये 1 to 1 ओवरलैप क्यों नहीं है? तो 1 to 1 ओवरलैप इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर ये लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि जब क्लोरोफिल ए इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा था, तो इस वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है? तो उसका रीजन बताते हैं कि भाई जो एसेसरी पिगमेंट थे ना, वो इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे थे, और वो जब इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे थे तो वो अपनी एनर्जी क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर रहे थे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, तो इसीलिए एक्शन स्पेक्ट्रा और क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में ये गैप आ गया, क्योंकि इस वेवलेंथ को क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं करता है, फिर भी यहां पर फोटोसिंथेसिस थोड़ा हो रहा है, वो एसेसरी पिगमेंट के कारण है। तो यहां लिखा भी है, देखो, एसेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब दोज वेवलेंथ दैट हैज नॉट बीन absorbed by chlorophyll A and used it in photosynthesis. Accessory pigment prevent the main photosynthetic pigment, that is chlorophyll A, from photooxidation or solarization. Carotenoid play most important role in it. इसमें carotenoid most important role play करता है, right? अब यहां पर एक इफेक्ट हम पढ़ते हैं, इमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। एक्चुअली पहले तो रेड ड्रॉप इफेक्ट की बात करते हैं। इमर्सन ने क्या करा, यहां पर आपको 2 लाइन दिख रही होगी, एक येलो लाइन दिख रही होगी, दूसरी ऑरेंज कलर की डॉटेड लाइन दिख रही होगी। दिख रही है 2 लाइन? सोलराइजेशन क्या है बेटा? सोलराइजेशन है हाईलाइट इंटेंसिटी की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का ऑक्सीडाइज हो जाना, ये सोलराइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो जो येलो लाइन दिख रही है इस ग्राफ में, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, और जो डॉटेड ऑरेंज लाइन दिख रही है वो एक्शन स्पेक्ट्रा है। तो यहां पर एमर्सन ने सबसे पहले अपना वर्क शुरू करा कि उन्होंने
मोनोक्रोमेटिक लाइट देना शुरू करा। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर वाली। मान लो 400 वेवलेंथ वाली लाइट दी और देखा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। 410 वाली दी, 420 वाली दी, 430 वाली दी। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ता गया वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता गया। जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन कम होता गया वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होता गया। ये बिल्कुल 1 to 1 चल रहा था जब तक रेड वेवलेंथ दी। रेड के बाद जैसे ही उन्होंने फार रेड वेवलेंथ दी तो उन्होंने देखा कि लाइट तो एब्जॉर्ब हो रही है पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। फोटोसिंथेसिस का रेट 0 हो गया रेड वेवलेंथ के बाद अचानक। तो इसी इफेक्ट को उन्होंने कहा एमर्सन्स रेड ड्रॉप इफेक्ट। अब एमर्सन इस बात को पता करना चाहते थे कि भाई फार रेड लाइट तो एब्जॉर्ब हो रही है बट फार रेड लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद भी फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हो रहा है। तब उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट कहलाया एमर्सन्स एनहांसमेंट इफेक्ट। वो क्या कहलाया? एमर्सन्स एनहांसमेंट इफेक्ट। अब इस एमर्सन्स एनहांसमेंट इफेक्ट में क्या हुआ? इस एमर्सन्स एनहांसमेंट इफेक्ट में ये हुआ कि जब उन्होंने देखा कि ये रेड लाइट दी, उन्होंने रेड के साथ साथ क्या करा, शॉर्ट मतलब फार रेड लाइट दी, मतलब लॉन्ग वेवलेंथ दी और इसके साथ में शॉर्ट वेवलेंथ भी दे दी। तो if the shorter wavelength is given simultaneously, the red drop will not occur. तो यहां लॉन्गर वेवलेंथ दी तब लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था। जब लॉन्गर के साथ साथ शॉर्टर वेवलेंथ भी दी तो यहां पर फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत हाई हो गया। तो अब वो ये जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने एक प्रेडिक्शन दिया। वो प्रेडिक्शन क्या था कि दो अलग अलग वेवलेंथ देने पर फोटोसिंथेसिस का सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसका मतलब है उसके पास दो सिस्टम होंगे, एक जो लॉन्गर वेवलेंथ चाहता है, दूसरा जो शॉर्टर वेवलेंथ चाहता है। और यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, देर आर टू पिगमेंट सिस्टम, देर आर टू फोटो सिस्टम, PS1 एंड PS2। क्या ये बात समझ में आई? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सब सब आएगा बेटा, क्वांटम यील्ड भी आएगा। तुमको जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो सिर्फ। बोलो ये बात क्लियर हो गई? ये रेड ड्रॉप वाला एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, लेकिन रेड ड्रॉप पे नीट में ही क्वेश्चन पूछे गए। ये स्लाइड ग्रुप पे मिल जाएगी क्या? देखो यार, कोशिश करूंगा, मैं बड़ा टेक्नो फ्रेंडली नहीं हूं, बड़ी मुश्किल से तो स्लाइड बना पाता हूं। आई विल ट्राई। Now, Emerson's red drop effect and enhancement effect was important in establishing the concept of two pigment system or two photo system. अब एमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट और एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट से ये स्टैब्लिश हुआ कि फोटोसिंथेसिस में दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं, एक जिसे PS1 कहा जाता है और दूसरा जिसे PS2 कहा जाता है। अब यहां पर इसे P700 और P680 क्यों लिखा? क्योंकि PS1 जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, उसका रिएक्शन सेंटर, और PS2 जो है उसका रिएक्शन सेंटर शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो यही कारण था कि जब वो लॉन्गर वेवलेंथ दे रहे थे तो PS1 ने लॉन्गर वेवलेंथ तो एब्जॉर्ब कर ली पर PS2 एक्टिव नहीं हो पाया। PS2 एक्टिव तभी हुआ
जब उसको शॉर्टर वेवलेंथ मिली। तो इसलिए आप फोटोसिंथेसिस को मैक्सिमली यूटिलाइज करना चाहते हो तो यू मस्ट हैव गिवन द वेवलेंथ ऑफ wavelength according to the need of both the photosystem, right? क्या ये बात समझ में आई? अब यहां पर हम देखते हैं कि फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम, इनको ध्यान से समझते हैं। फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम क्या है? इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ पिगमेंट एंड प्रोटीन लोकेटेड इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी। तो प्रोटीन्स और पिगमेंट्स का मिल करके बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स जो लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? पिगमेंट सिस्टम कहते हैं। अब किसी भी पिगमेंट सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। एक हमने लिखा है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और दूसरा लिखा है रिएक्शन सेंटर। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स लगे हुए हैं बहुत सारे। अब इस बात को समझना, एक स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में लगा हुआ है, और इसके आसपास ढेर सारे दूसरे पिगमेंट्स लगे हुए हैं। इसके आसपास ढेर सारे दूसरे पिगमेंट्स लगे हुए हैं। ये दूसरे पिगमेंट्स हैं एसेसरी पिगमेंट। और ये जो क्लोरोफिल ए सेंटर में है, ये कहलाता है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के अलावा इसके आसपास जो दूसरे पिगमेंट होंगे वो सब मिलकर कहलाएंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम यह है, जो भी लाइट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसको एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए तक पहुंचा दिया जाए। मतलब कहां तक? रिएक्शन सेंटर तक पहुंचा दिया जाए। और रिएक्शन सेंटर का काम यह है कि उसका इलेक्ट्रॉन जो होगा, उसका इलेक्ट्रॉन आगे फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस तरीके से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर, ये क्या है, ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहां देखो, हमने लिखा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 100 ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। एंड रिएक्शन सेंटर, it is a specialized chlorophyll A molecule whose electron participate in electron transport chain of photosynthesis। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, सॉरी फोटोसिंथेसिस बोल रहा हूं, टाइप ऑफ फोटोसिस्टम। टाइप ऑफ फोटोसिस्टम में हम देख लेते हैं PS1 और PS2, है ना? तो PS1 और PS2 दोनों का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, दोनों के रिएक्शन सेंटर अलग अलग हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को ही एंटेना मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। ठीक है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस हम देखने जाएं PS1 और PS2 में, तो हम बताते हैं PS1 में रिएक्शन सेंटर P700 होगा, PS2 में रिएक्शन सेंटर P680 होगा। PS1 पार्टिसिपेट करेगा नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों में,
और PS2 पार्टिसिपेट करेगा केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। PS1 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और PS2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये कुछ डिफरेंसेस PS1 और PS2 के बीच में आपको याद रखने हैं। क्लियर है ये बात? अब देखो यहां मैंने बताया फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है? सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है ये क्लियर हुआ आपको? अब देर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्लांट में दो तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा जिसको हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो पहले देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए। ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये कहलाता है जी स्कीम या जेड स्कीम। इसको जेड स्कीम या जी स्कीम कहते हैं। PS1 एंड PS2 बोथ आर इन्वॉल्व। इसमें PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इसमें होता है, ऑक्सीजन रिलीज इसके दौरान होती है और एटीपी और NADPH का निर्माण होता है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या क्या होता है ये हमने देखा है ना। अब इसको जब हम प्लॉट करते हैं कि भाई जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो कैसे रहा है, तो यहां पर हम बताते हैं कि PS2 जो है और PS1 ये दोनों अपने नॉर्मल स्टेट में हैं। अब इन दोनों पे लाइट एनर्जी आई तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए। PS2 का एक्साइटेड स्टेट में गया, PS1 का एक्साइटेड स्टेट में गया। PS2 ने अपना इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन को दे दिया और PS1 ने अपना इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को दे दिया। ठीक है, अब एक तरफ कोई भी चीज डिस्कस कर लेते हैं। प्लास्टोक्यूनोन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? साइटोक्रोम B6F को। साइटोक्रोम B6F ने किसको दे दिया? प्लास्टोसाइनिन को। और प्लास्टोसाइनिन ने किसको दे दिया? PS1 को। तो इस तरीके से PS1 का जो इलेक्ट्रॉन गया था वो PS1 को वापस मिल गया, है ना। और PS1 का इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से होता हुआ गया फेरेडॉक्सिन को, और फेरेडॉक्सिन ने NADP से NADPH बना दिया इधर। तो NADPH बन गया, PS1 का इलेक्ट्रॉन मिल गया, पर PS2 का जो इलेक्ट्रॉन गया था वो तो उसको मिला ही नहीं, और वो उसको नहीं मिला। तो यहां पर क्या होता है, ये PS2 एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर देता है जिसको हमने लिखा है OEC, दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वाटर को तोड़ता है, किसमें? ऑक्सीजन में, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो PS2 को चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसको चले जाते हैं? PS2 को चले जाते हैं। तो इस तरीके से PS2 के जो इलेक्ट्रॉन गए थे वो वाटर के टूटने से उसको वापस मिल गए। तो देखो तीन चीजें बताई थी मैंने आपको। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में तीन चीजें होती है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया, सिंथेसिस ऑफ एटीपी हम यहां पर दिखा रहे हैं कि एटीपी सिंथेसिस यहां पर हो गया, पर ऐसे नहीं होता, उसके लिए केमियो ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा जो अभी हम समझेंगे। और तीसरा NADPH का बनना, तो NADPH भी बन गया, ATP भी बन गया और फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसको ऐसा आड़ा टेढ़ा क्यों लिखते हैं?
तो हमने यहां पर एक स्केल लिखी हुई है रेडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू के साथ। तो जिस भी एलिमेंट की जो रेडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू होती है उसके सामने उसको लिखा है, इसीलिए ये जिगजैग मैनर में बनाई गई है। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है तुम ये पूछ रहे हो, अभी क्या बताया बेटा यहां पर, ये क्या लिखा फोटोफॉस्फोराइलेशन? इस डायग्राम में कोई क्वेरी या डाउट या कोई क्वेश्चन मन में है तो पूछो। PS2 को इलेक्ट्रॉन देने की क्या नीड है? PS2 को इलेक्ट्रॉन देने की कोई नीड नहीं है। जब PS2 को लाइट एनर्जी मिली तो उसका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। अब यहां मैटर ऑफ चांस होता है कि कई बार वो इलेक्ट्रॉन इस तक वापस लौट आता है, लेकिन कई बार वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको पकड़ लेता है, तो वो उस तक वापस नहीं पहुंच पाता। फियोफाइटिन, अभी आप ये मान लो कि फियोफाइटिन जो होता है वो PS2 का ही पार्ट रहता है। तो रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन को जाता है और फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनोन को जाता है। यार इतनी एनर्जी लगती है बताने में और फिर तुम बोलते हो इतनी बड़ी बड़ी चीज की फिर से एक्सप्लेन करो। बेटा देखो, अब मैं फाइनली एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से सुन लेना, इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा। ये दो पिगमेंट सिस्टम दिख रहे हैं, PS2 और PS1। कौन सा चैप्टर चल रहा है ये? अरे बेटा गजब यार, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। चलो ध्यान से समझ लो यार। PS2 है, PS1 है, दोनों रिएक्शन सेंटर पे लाइट गिरी, PS2 का इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड हो गया, PS1 का इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड हो गया। अब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन ने ले लिया, किससे? PS2 से। और इसका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन FRS ने ले लिया, जिसको हमने कहा फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, राइट। अब प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन पास होता गया दूसरे एलिमेंट को, साइटोक्रोम B6, देन प्लास्टोसाइनिन, और यहां PS1। तो PS1 का जो इलेक्ट्रॉन गया था वो PS1 के पास वापस लौट आया, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया ना। ठीक, लेकिन PS2 का इलेक्ट्रॉन तो अभी नहीं मिला। तो ये PS2 क्या करता है? ये PS2 OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है, और इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के एक्टिवेट होने से वाटर टूटता है, किसमें? ऑक्सीजन में, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये PS2 एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पानी के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो PS2 को वापस मिल गया। यहां पर PS1 का इलेक्ट्रॉन जो FRS को गया था उसने फेरेडॉक्सिन को दिया, और फेरेडॉक्सिन ने वो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया?
NADP को। अब NADP ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए NADP से NADPH बना लिया। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, लेकिन इसको अभी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे भी समझेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब हमने आखिरी में बात की थी कि इन सभी एलिमेंट को जिगजैग मैनर में क्यों लिखा है। तो हर एलिमेंट की अपनी एक रेडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू है। यहां पर एक स्केल बनी हुई है रेडॉक्स पोटेंशियल, इसकी जो भी वैल्यू है उसके सामने इसको हमने लिख दिया, इसलिए ये जिगजैग लिखा जाता है। ठीक, इसीलिए जेड स्कीम बोला इसको। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय नेक्स्ट? NADP में H एंड H2O से आया। बेटा वो H2O से भी आ सकता है और दूसरे तरीके से भी आ सकता है, वो अभी देखेंगे। So NADP is reduced to form NADPH. H2O is oxidized. यहां ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इससे एसोसिएटेड एलिमेंट होते हैं मैंगनीज, क्लोराइड और कैल्शियम। साइटोक्रोम से रिलेटेड एलिमेंट होते हैं आयरन और सल्फर। प्लास्टोसाइनिन से एसोसिएटेड होता है कॉपर। फेरेडॉक्सिन से एसोसिएटेड होता है आयरन भी होता है, सल्फर भी होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये इसलिए मैंने लिखवा दिया कि कई बार हमको एकदम से याद नहीं आता है, तो ये सेपरेटली लिखा हुआ पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन से कॉम्प्लेक्स के साथ कौन सा एलिमेंट एसोसिएटेड है। तो अभी तुमने क्या पढ़ा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को तुमने लाइन डायग्राम से पढ़ लिया, पर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अराउंड ये सारे कंपोनेंट कैसे आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं, इसको हमको एक बार समझना है, तो उसको देख लेते हैं, है ना। तो यहां पर हम साथ में केमी ऑस्मोसिस, जो उसमें लिखा है एनसीईआरटी में, उसको भी साथ में ले लेते हैं, तो दोनों ही चीजें आपको समझ आ जाएगी। तो केमी ऑस्मोसिस फॉर एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है और उस प्रोसेस को केमी ऑस्मोसिस नाम दिया था किसने? पीटर मिशेल ने। पीटर मिशेल जो है, इन्होंने बताया कुछ बातें कि एक एटीपी सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट बने। प्रोटॉन ग्रेडियंट जब बनता है तो प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड, यानी थाइलेकॉइड की ल्यूमेन में प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन हो जाता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में जब एटीपी सिंथेसिस होता है, ये एडिशनल पॉइंट है, इसका फोटोसिंथेसिस से कोई लेना देना नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब प्रोटॉन एटीपी सिंथेसिस होता है तो प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन जो होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ होता है। अभी तो आप फोटोसिंथेसिस के हिसाब से इसी बात को ध्यान रखना कि जब केमी ऑस्मोसिस होता है, पहली बात, केमी ऑस्मोसिस होने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट का होना आवश्यक है, और दूसरी बात, प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन थाइलेकॉइड के ल्यूमन की तरफ होता है एटीपी सिंथेसिस के लिए। क्या ये बात क्लियर? सो यहां पॉइंट लिखा है प्रोटॉन एक्यूमुलेशन
is responsible for formation of electrochemical gradient of proton across thylakoid membrane. तो जो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन है वो एक तरह का प्रोटॉन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है क्रिएट करता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की तरफ, यानी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ प्रोटॉन कम हो गए। अब यहां पर 3 कॉज लिखे हैं मैंने कि भाई जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट है ना, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन शो करता, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान 3 तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है। पहला, पानी के टूटने से। तो आप याद करो जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ल्यूमन की तरफ होता है और वहां पर वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो एक कारण तो ये है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन बाय प्लास्टोक्यूनोन। जो प्लास्टोक्यूनोन एलिमेंट हमने पढ़ा था वो भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। और तीसरा है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा थ्रू फॉर्मेशन ऑफ NADPH। तो NADPH के बनने से स्ट्रोमा में से प्रोटॉन कम हो जाता है। तो प्रोटॉन का स्ट्रोमा में कम होना भी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में हेल्पफुल होता है। तो ये 3 कारण याद रखना, इन 3 कारणों से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। अब ये ऐसा डायग्राम इसको देखो, मैं बोर्ड पे एक बार बनाकर बताता हूं तो आपको और अच्छे से समझ आएगी चीजें। देखो बेटा, ये ऐसे हो जाती थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, और ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं कॉम्प्लेक्स। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की एक तरफ है ल्यूमन और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ है स्ट्रोमा।
तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन हो गई, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के एक तरफ ल्यूमेन हो गया, दूसरी तरफ स्ट्रोमा हो गया, है ना। अब यहां पर है, ये इसको मैं बोल देता हूं PS2, मैं सीधे 2 लिख रहा हूं, ये है PS2, ये है PS1, ये है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये है प्लास्टोक्यूनोन, ये है प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। ये हो गया PS2 का रिएक्शन सेंटर, ये हो गया PS1 का रिएक्शन सेंटर। यहां पर एक कंपोनेंट है FRS, यहां पर एक कंपोनेंट है फियोफाइटिन, और ये FOF1 पार्टिकल जिसको ATP सिंथेटेज कहते हैं। बेटा क्या ये डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? तो ये PS2 हो गया, ये हो गया साइटोक्रोम, ये हो गया PS1, ये हो गया ATP सिंथेटेज, ये हो गया प्लास्टोक्यूनोन, ये हो गया प्लास्टोसाइनिन। अब देखो यहां पर क्या होता है, अच्छा ये भी समझ लो फिर साथ में, कि PS2 के साथ ही लगा रहता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, है ना। अब ये लाइट आई रिएक्शन सेंटर पे, और यहां भी लाइट आई रिएक्शन सेंटर पे, ठीक है। तो लिखना, तो ये लाइट कहां पर आई? रिएक्शन सेंटर पे आई। अब यहां से क्या हुआ, PS2 के रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन ऊपर उठा, और वो फियोफाइटिन से होते हुए किसके पास चला गया? प्लास्टोक्यूनोन के पास चला गया, ठीक है। अब प्लास्टोक्यूनोन ने क्या करा? प्लास्टोक्यूनोन ने क्योंकि देखो PS2 का इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन के पास चला गया। अभी एक मिनट यहां पर ये देख लेते हैं, PS1 का लाइट तो PS1 पे भी आई ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास चला गया। अब देखो लाइट ऐसे 1 बाय 1 नहीं गिरती है कि PS1 पे अलग गिर रही है, PS2 पे अलग गिर रही है, वो तो क्लोरोप्लास्ट पे गिर रही है। और वो जब क्लोरोप्लास्ट पे गिर रही है तो दोनों PS1 और PS2 के रिएक्शन सेंटर को एक्टिवेटेड स्टेज में लेकर जा रही है। ये बात समझ में आई? यस। अब PS2 का रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन जो है फियोफाइटिन को गया, और फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनोन को गया। प्लास्टोक्यूनोन पे आ गया कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसने क्या करा? इसने स्ट्रोमा से प्रोटॉन ले लिया। इसने स्ट्रोमा से क्या ले लिया? प्रोटॉन ले लिया। और जैसे ही ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टोक्यूनॉल में, है ना। मैं यहां पर लिख रहा हूं
PQH2 प्लास्टोक्यूनॉल, और PQ क्या था? प्लास्टोक्यूनोन। तो PS2 का इलेक्ट्रॉन PQ पे गया, इलेक्ट्रॉन के कारण उसने स्ट्रोमा से प्रोटॉन ले लिए और क्या बन गया? प्लास्टोक्यूनॉल बन गया। अब जब ये प्लास्टोक्यूनॉल बनता है तब ये अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को दे देता है। इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? साइटोक्रोम बी को दे दिया। तो क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन आया था वो साइटोक्रोम बी को दे दिया, तो जो प्रोटॉन इसने एब्जॉर्ब करा था उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो उसने ये प्रोटॉन को क्या कर दिया? ये प्रोटॉन को स्ट्रोमा से उठा के कहां पर पहुंचा दिया? ल्यूमेन में पहुंचा दिया। इसको कहां ले आया? ल्यूमेन में ले आया। तो एक बात बताओ मुझे, क्या ये प्रोटॉन का स्ट्रोमा से ल्यूमेन में आना प्रोटॉन पंपिंग कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में लाया जा रहा है ना? तो ये बात क्लियर हुई? ठीक। अब ये साइटोक्रोम ने जो इलेक्ट्रॉन था वो प्लास्टोसाइनिन को दे दिया। अब प्लास्टोसाइनिन ल्यूमन साइड पे लोकेटेड है, इसने जाकर ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? PS1 के रिएक्शन सेंटर को दे दिया। तो PS1 के रिएक्शन सेंटर का जो इलेक्ट्रॉन FRS को गया था वो तो PS1 को वापस मिल गया, पर ये FRS के पास जो इलेक्ट्रॉन था उसका क्या हुआ? तो उसने क्या किया? उसने यहां पर फेरोडॉक्सिन नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट था, इसने वो इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन को दे दिया। इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? फेरोडॉक्सिन को दे दिया। और फेरोडॉक्सिन ने ये इलेक्ट्रॉन NADP को दे दिया। अब देखो, NADP के पास इलेक्ट्रॉन आया तो NADP पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आ जाएगा। और NADP पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो उस NADP के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए NADP स्ट्रोमा में प्रेजेंट प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर लेता है और यहां बना देता है NADPH। तो NADP से यहां पर क्या बन गया? NADPH बन गया। क्या ये बात समझ में आई? तो अब आप बताओ, NADP ने स्ट्रोमा का प्रोटॉन यूज कर लिया तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कमी हुई कि नहीं हुई? हुई। प्लास्टोक्यूनोन ने स्ट्रोमा का प्रोटॉन उठा करके ल्यूमन में डाल दिया तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कमी हुई या नहीं हुई? हुई। तो ये दो प्रोसेस आपने समझ ली जिसके कारण प्रोटॉन ल्यूमन में बढ़ गया और स्ट्रोमा में कम हो गया। अब तीसरी एक चीज थी कि ये जो रिएक्शन सेंटर PS2 का इलेक्ट्रॉन जो गया था यहां पर PS1 के पास, इसको तो वापस मिला नहीं इलेक्ट्रॉन, इसको तो अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो इसने क्या करा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर दिया, और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हुआ तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, जो वाटर था उसको तोड़ दिया। किसमें? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में। तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन और 1 ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से PS2 का जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था वो PS2 को वापस मिलता जाएगा पानी के टूटने से। अब ये ऑक्सीजन जो रिलीज हुई ये तो वेस्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये आउटर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। पर वाटर के टूटने से प्रोटॉन भी तो रिलीज हुआ, तो प्रोटॉन का इकट्ठा हो गया ल्यूमेन में। स्ट्रोमा में तो वैसे ही प्रोटॉन कम हो रहा था, ल्यूमेन में प्रोटॉन और बढ़ गया। तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के एक तरफ यानी ल्यूमेन वाली साइड प्रोटॉन बढ़ गया और स्ट्रोमा वाली साइड प्रोटॉन घट गया, तो ये बन गया प्रोटॉन ग्रेडियंट। बात समझ में आई? पीएच की टर्म में हम बोलेंगे तो ल्यूमेन में पीएच घट गया क्योंकि प्रोटॉन का नंबर बढ़ने से पीएच घटता है, और स्ट्रोमा का पीएच बढ़ गया। इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को हम कहते हैं देयर इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अराउंड द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये बात समझ में आई? स्ट्रोमा के पास प्रोटॉन कहां से आया? अरे भाई, स्ट्रोमा एक फ्लूइड है, मैक्सिमम वाटर है वहां पर। तो आप ये बताओ, वाटर जो है वो वाटर अपने आयनिक फॉर्म में हो सकता है कि नहीं? साइक्लिक की चिंता मत करो यार, साइक्लिक भी बता दूंगा, तुम नॉन साइक्लिक तो समझ लो ना। आगे आगे दौड़ते हो, जो मैं समझा रहा हूं वो की कॉन्सेप्ट समझ लो यार। NADPH कैसे बना भाई? फेरेडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन NADP को दे दिया, NADP पे नेगेटिव चार्ज आ गया, उस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए NADP ने NADPH बना दिया। हाँ, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है और ऑक्सीजन वेस्ट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है। अब ये बताओ, इस पूरी प्रोसेस में प्रोटॉन ल्यूमेन में इकट्ठे हो गए कि नहीं हो गए? प्लास्टोसाइनिन का फंक्शन पूछ रहे हो बेटा, यहां तुमको दिख नहीं रहा? प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम से PS1 तक इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने से प्रोटॉन का एक्युमुलेशन ल्यूमेन में ज्यादा हो गया। अब ल्यूमेन में प्रोटॉन एक्युमुलेट हो गए। तो सीधी बात है यार, डिफ्यूजन का नियम तो ये कहता है कि जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस जाएगा। बोलता है ये। तो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा है? ल्यूमेन में। प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कहां कम है? स्ट्रोमा में। कॉन्सेंट्रेशन के कारण ये प्रोटॉन भागना चाहते हैं, कहां पर? स्ट्रोमा की तरफ, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इनको रास्ता देता है ये ATP सिंथेटेज। तो यहां से ये प्रोटॉन निकलते हैं और मतलब ये FO पार्ट, ये हम बोलते हैं प्रोटॉन चैनल होता है जो प्रोटॉन को रास्ता देता है। और जो F1 पार्ट है
जैसे ये प्रोटॉन यहां से निकलते ना FO से, वो F1 के कन्फर्मेशनल F1 में कन्फर्मेशनल चेंज कॉज कर देते हैं। और जब वो F1 में कन्फर्मेशनल चेंज कॉज कर देते हैं तो उसके कारण वो ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है। उसने क्या करा, ADP को किस में कन्वर्ट कर दिया, ATP में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। वहां वाटर का डिफ्यूजन हो रहा था, यहां प्रोटॉन का डिफ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको केमी ऑस्मोसिस बोल दिया। और यही बात पीटर मिशेल के इस डायग्राम में बताई हुई है। अब आप इसको देख लो, जो जो बातें मैंने आपको समझाई थी वो सारी बात आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये केमी ऑस्मोसिस हो गया। लास्ट स्लाइड मतलब बोर्ड वाली। ADP वाला पॉइंट बेटा, जब ये प्रोटॉन यहां से निकला ना ल्यूमन से स्ट्रोमा में, तो ये अपनी हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ गया। तो इसकी जो एनर्जी रिलीज हुई उसने F1 में कन्फर्मेशनल चेंज कॉज करे, मतलब F1 के स्ट्रक्चर को बदला, जिसके कारण F1 ने ADP से ATP बना दिया। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं सबको? ठीक है, तो केमी ऑस्मोसिस के दौरान क्या क्या होता है, ये एक टेबल के फॉर्म में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट है, ल्यूमन और स्ट्रोमा। केमी ऑस्मोसिस के दौरान ल्यूमन का पीएच लो, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन हाई। स्ट्रोमा का पीएच हाई और प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, राइट। CFO-CF1 क्या है बेटा, अभी जो ATP सिंथेसिस में दिखाया था ना, FOF1 पार्टिकल वही है। डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है, ये वाला बोर्ड वाला ले लो। ठीक, तो बस बेटा आज इतना ही रखेंगे, है ना।